Hi friends, welcome on our YouTube channel Career Tutor. So हमारी द वेस्टलैंड रिटन बाय टी.एस. इलियट पोइम हमने स्टार्ट की थी. आज हम उसका पार्ट 2 डिस्कस कर रहे हैं. पार्ट 2 के अंदर जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं वो आपको मैं बताने जा रहा हूँ कि इट वॉज डेडिकेटेड टू एजरा पाउंड. टी.एस. इलियट ने इस पोइम को डेडिकेट किया है. किसको? एजरा पाउंड को. ये काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है कि होम The Wasteland was dedicated. So it was dedicated to Ezra Pound. सेकेंड पॉइंट है फर्स्ट टाइम पब्लिश्ड इन. ये जो पोइम है द वेस्टलैंड, ये यूके के अंदर फर्स्ट टाइम, यूनाइटेड किंगडम के अंदर ये फर्स्ट टाइम पब्लिश्ड हुई द क्राइटेरियन मैगजीन के अंदर. अगर हम यूके के अंदर बात करें तो ये क्राइटेरियन मैगजीन के अंदर पब्लिश हुई. और अगर हम अमेरिका की बात करें कि अमेरिका के अंदर कौन सी मैगजीन के अंदर ये पोइम पब्लिश हुई, द डायल मैगजीन. ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको, दो इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको मैं इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर नेट एग्जाम. क्राइटेरियन मैगजीन ये यूके की है और अमेरिका की जो मैगजीन है द डायल मैगजीन, इसके अंदर ये पोइम पब्लिश हुई. सेकेंड पॉइंट है द ओरिजिनल टाइटल इज टेकन फ्रॉम. इसका जो ओरिजिनल टाइटल द वेस्टलैंड टाइटल जो है, ये जो द वेस्टलैंड जो टाइटल दिया गया है ये कहाँ से लिया गया है? द ओरिजिनल टाइटल इज टेकन फ्रॉम जेसी वेस्टन. ये एक जेसी वेस्टन राइटर हैं जिनकी बुक है फ्रॉम रिचुअल टू रोमांस. फ्रॉम रिचुअल टू रोमांस से द वेस्टलैंड टाइटल लिया गया है. मुझे उम्मीद है कि आपको सारे के सारे पॉइंट्स आपको समझ में आए हैं. तो आपको ये द क्राइटेरियन, डायल मैगजीन एंड फ्रॉम रिचुअल टू रोमांस, ये बुक किसकी है? जेसी वेस्टन की. यहाँ से लिया गया है. तो आपको ये सारे के सारे पॉइंट्स जो हैं ये वेरी इंपॉर्टेंट है फॉर एवरी एग्जाम. लेट्स स्टार्ट फ्रॉम नेक्स्ट लाइन. दोस्तों, नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस द 5 मेन पार्ट्स ऑफ द वेस्टलैंड. क्योंकि जो द वेस्टलैंड है ये काफ़ी लॉन्ग पोइम है, इसके मेन 5 पार्ट में इसको डिवाइड किया गया है. ऑलरेडी आई डिस्कस दिस पॉइंट. टोटल लाइन्स 800 टोटल लाइन्स हैं इसके अंदर, मगर इसके अंदर पब्लिश की एजरा पाउंड ने ओनली 434 लाइन्स. तो आज मैं आपको इस पोइम की बहुत बारीकी से इंफॉर्मेशन जो है वो बताने जा रहा हूँ. ये पोइम जो है ये 5 पार्ट्स के अंदर डिवाइड हुई और इसके 5 पार्ट्स कौन से हैं? इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट यू हैव टू रिमेंबर फॉर एवरी एग्जाम. ये 5 पार्ट्स आपको याद रखने हैं और इनकी लाइनें भी मैं आपको बता रहा हूँ ताकि आपको अगर एग्जाम में एग्जामिनर ये पूछ ले कि इनकी कौन सी लाइन्स, कौन सा पार्ट्स इसका लार्जेस्ट पॉइंट है और कौन सा पॉइंट इसका स्मॉलेस्ट पॉइंट है, तो ये भी आपको याद रखना है. तो पहला पार्ट है द ब्यूरियल ऑफ डेड. फर्स्ट पॉइंट है द ब्यूरियल ऑफ डेड, जो कि 76 लाइन है इसके अंदर. द ब्यूरियल ऑफ डेड, फर्स्ट पॉइंट. सेकंड है द गेम ऑफ चेस. थर्ड है द 5 सरमन. फोर्थ है डेथ बाय वाटर. और फिफ्थ पार्ट है व्हाट द थंडर सेड. द ब्यूरियल ऑफ डेड इसके अंदर 76 लाइन है. द गेम ऑफ चेस 96 लाइन है. द 5 सरमन 139 लाइन है. डेथ बाय वाटर 10 लाइन्स हैं. व्हाट द थंडर सेड 113 लाइन्स हैं. तो ये आपको 5 पार्ट्स हैं, ये आपको याद रखने हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है. अगर आपको कोई भी एग्जाम, मान लीजिए आप यूनिवर्सिटी एग्जाम में, आप इस एग्जाम को आप दे रहे हैं यूनिवर्सिटी के अंदर, तो अगर आपको टी.एस. इलियट से क्वेश्चन आ जाए, अगर आप ये लाइनें डाल देते हैं, आपके नंबर कटने का 1% भी चांसेस नहीं है. तो अगर आप ये लाइनों को काउंट करेंगे तो ये 434 लाइन्स बनेगी. अब आपको मैं एक चीज़ बता रहा हूँ जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है. अगर आपसे एग्जामिनर पूछता है कि विच इज़ द लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ द वेस्टलैंड, तो लॉन्गेस्ट पार्ट चेक करो. 76, 96, 130 लाइन, 10 और 113. यानी कि इसका लॉन्गेस्ट पार्ट कौन सा है? ये वाला, द 5 सरमन. द 5 सरमन जो है ये 139 लाइन्स का है. और अगर आपको थोड़ी सी और नॉलेज चाहिए तो द 5 सरमन जो है ये हिंदू रिलीजन से लिया गया है. बुद्धा के ऊपर, जो बुद्धा जो हैं उनके ऊपर लिखे गए हैं, उपनिषद से लिया गया है. और विच इज द शॉर्टेस्ट पार्ट ऑफ द वेस्टलैंड, डेथ बाय वाटर, जो कि है 10 लाइन्स. तो ये 2 पॉइंट भी आपको याद रखने हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है. द 5 सरमन 130 लाइन, डेथ बाय वाटर 10 लाइन्स. तो इसके बारे में भी हम आगे आने वाले वीडियो में डिस्कस करेंगे पार्ट 2 के अंदर. मगर मैं इस वीडियो में आपको सिर्फ और सिर्फ जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको स्टार्टिंग में इस
पोइम को अंडरस्टैंड करने के लिए जो इम्पोर्टेंट है मैं उसी के ऊपर डिस्कस कर रहा हूँ और आप भी उसी को फोकस करें। फिलहाल आगे बहुत ये सारे के सारे पार्ट्स हम 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे, यानी कि एक वीडियो में अगर बनाएंगे तो काफ़ी वीडियो लॉन्ग हो जाएगी। सो यू हैव टू कनेक्ट इट विद अस एंड वी विल टीच यू सो मेनी थिंग्स अबाउट दिस पोइम। जो नरेटर जो है, नरेटर कौन है इस पोइम का? टी.एस. इलियट। जो टी.एस. इलियट जो है इस पोइम के अंदर ये बताते हैं कि द वेस्टलैंड एक्सप्रेसेस मॉडर्न सोसाइटी रिलीजियस एंड स्पिरिचुअल बैरनेस, यानी कि मॉडर्न सोसाइटी के बारे में और स्पिरिचुअल बैरनेस के बारे में इसके बताते हैं कि ये जो लैंड है जो है ये क्या हो गई है? बैरन हो गई है। लैंड क्या हो गई है? वेस्ट हो गई, यानी कि बैरन हो गई है। तो इसकी ओपनिंग लाइन्स इस टाइप से स्टार्ट होती हैं। अप्रैल इज द क्रूलेस्ट मंथ, अप्रैल इज द क्रूलेस्ट मंथ, आई विल शो यू fear in a handful of dust. April is the cruelest month. I will show you fear in a handful dust. और इसकी एंडिंग लाइन स्टार्ट होती हैं ओम शांति है, ओम शांति है, ओम शांति है। यानी कि जो एंडिंग लाइन्स जो हैं ये संस्कृत से ली गई हैं, उपनिषद से ली गई हैं और ये एंडिंग लाइन्स जो हैं ये शो करती हैं यहाँ पर क्या? पॉजिटिविटी। तो देखिए टी.एस. इलियट कितने महान राइटर रहे हैं, तभी तो इनको 1948 के अंदर क्या मिला? नोबेल प्राइज। 1948 के अंदर नोबेल प्राइज मिला है इनको, नोबेल प्राइज। और तभी इनको बार बार इनको हर एग्जाम के अंदर पूछा जाता है। सो इट इज़ रियली ए वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी ग्रेट वर्क इफ़ यू हैव टेक पेशेंस, इफ़ यू कैन टेक पेशेंस एंड यू कैन स्टडी द वेस्टलैंड। मज़ा आ जाएगा आपको, रील में मज़ा आ जाएगा। तो आपको इसकी ओपनिंग लाइंस और एंडिंग लाइंस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरी एग्जाम। तो अप्रैल इज द क्रूलेस्ट मंथ, तो ये जो लाइंस ली गई हैं ये कहाँ से ली गई हैं आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। ये ओपनिंग लाइंस कहाँ से ली गई हैं? अगर आप कुछ पढ़ा इस द वेस्टलैंड के बारे में तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए कि ओपनिंग लाइंस कौन से वक्त से ली गई हैं। और लास्ट है ओम शांति है, ओम शांति है, ओम शांति है। सो देखिए नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस मिग्लियोर फेब्रो। मिग्लियोर फेब्रो, मिग्लियोर फेब्रो का मीनिंग क्या होता है सबसे पहले तो ये जान लेते हैं। मिग्लियोर फेब्रो का मतलब होता है ए बेटर क्राफ्टमैन, ए बेटर क्राफ्टमैन। तो मिग्लियोर फेब्रो जो है एक इसका मीनिंग होता है ए बेटर क्राफ्टमैन। ए बेटर क्राफ्टमैन किसको कहा है? यानी कि स्टार्टिंग में अगर आप देखें तो टी.एस. इलियट ने तो 800 लाइन्स लिखी हैं, मगर इसको एडिट और शॉर्ट का काम किसने किया? किसने किया? एजरा पाउंड ने। तो यानी कि टी.एस. इलियट ने एजरा पाउंड को, जो एजरा पाउंड है उनको मिग्लियोर फेब्रो कहा गया है, यानी कि ए बेटर क्राफ्टमैन। टी.एस. इलियट ने एजरा पाउंड को ए बेटर क्राफ्टमैन कहा है। और नेक्स्ट पॉइंट हमारा ओल्ड पोजम। ओल्ड पोजम किसको कहा है? ओल्ड पोजम एजरा पाउंड ने टी.एस. इलियट को कहा है। ये 2 टाइम्स एग्जाम में यूजीसी नेट एग्जाम में पूछा है, 2 टाइम्स यूजीसी नेट एग्जाम में पूछा गया है कि मिग्लियो फेब्रो का मीनिंग क्या है? ए बेटर क्राफ्टमैन। किसने कहा? टी.एस. इलियट ने। किसको कहा? एजरा पाउंड को। अब टी.एस. इलियट ने जो लिया उसको लौटा दिया, जो लिया उसको लौटा दिया। तो जिसका अगर आप लेते हो उसको लौटाना भी हमारा नैतिक कर्तव्य है। इट इज ए गुड एटीट्यूड। एजरा पाउंड ने टी.एस. इलियट को ओल्ड पोजम कहा है, ओल्ड पोजम। तो ये काफी इंपॉर्टेंट वर्क है। नेक्स्ट देखिए द वेस्टलैंड एक्सप्रेसेस, क्या एक्सप्रेस करती है? मॉडर्न सोसाइटी, ये तो हम जान चुके हैं। एंड स्पिरिचुअल बैरनेस, स्पिरिचुअल बैरनेस, यानी कि टी.एस. इलियट का मेन मोटिव इस पोइम के अंदर यही है कि पॉजिटिविटी को फैलाना, लोगों के अंदर पॉजिटिविटी को लाना, और तभी ये पोइम इतनी फेमस हुई। नेक्स्ट है इन दिस पोइम ही अटैक्स सेक्सुअल परवर्जन। सेक्सुअल परवर्जन का मतलब होता है कि लोगों के साथ में एक इस टाइप का लोगों ने व्यवहार किया। जो हायर क्लास की सोसाइटी थी उन्होंने जो लोअर क्लास के लोगों को दबाया, बहुत दबाया। तो उन्होंने इसके ऊपर अटैक किया कि आप इंसान तो इंसान है, आप उसको दबाएं ना, आप उसके साथ एक मैत्री का भाव रखें और आप
जैसे आप हैं वैसे ही वही है, सिर्फ डिफरेंस कहाँ है एक लेवल का, जो कि क्या है, एक क्षण भंगुर है। तो सेक्सुअल परवर्जन को इसने दिखाया गया है टी.एस. इलियट ने। नेक्स्ट है मनी सिटीज आर आल्सो मेंशन्ड इन दिस पोइम। इस पोइम में बहुत सारी चीजें दिखाई गई हैं सिटीज, जैसे अलेक्जेंड्रिया ये एक प्लेस का नाम है जिसमें दिखाया गया है, वियना ये भी एक प्लेस का नाम है। और नेक्स्ट ये भी यूजीसी नेट एग्जाम में काफी पूछा गया पॉइंट है जो मैंने इसमें डाल दिया है कि गंगा और थेम्स रिवर हैं, इन दो रिवर्स का आल्सो मेंशन्ड इन द वेस्टलैंड। तो गंगा और थेम्स रिवर को भी टी.एस. इलियट ने अपनी वेस्टलैंड के अंदर एक वेरी ग्रेट वर्क्स के अंदर डाला है। तो इस पोइम के फेमस होने का, टी.एस. इलियट को पब्लिसिटी मिलने का, टी.एस. इलियट को द नोबेल प्राइज मिलने का, ये बहुत सारे रीजंस हैं, तब जाके किसी को एक नोबेल प्राइज मिलता है। और एक इंडियंस हैं जो बहुत बड़े राइटर हैं, उनको भी नोबेल प्राइज मिला है। अगर आप उसको जानते हैं तो उसको भी कमेंट सेक्शन में डालें। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। सो दोस्तों, नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू द मेन थीम ऑफ द वेस्टलैंड। द मेन थीम ऑफ द वेस्टलैंड, इट इज ए मास्टरपीस ऑफ टी.एस. इलियट। ये क्या है? मास्टरपीस ऑफ टी.एस. इलियट। मैं आपको सिर्फ पॉइंट टू पॉइंट बात कर रहा हूँ क्योंकि पॉइंट बड़ी है तो इसलिए टाइम लगना स्वाभाविक है। चलिए नेक्स्ट करते हैं। इट इज ए मास्टरपीस ऑफ द टी.एस. इलियट। इन दिस पोइम ही रिवील्स द थीम ऑफ वॉर। क्या रिवील करता है? थीम ऑफ वॉर, डेथ एंड ट्रूमा। वॉर की बात करता है, डेथ की बात करता है और ट्रूमा की बात करता है। However, at the end of this poem, he affirms that there is a light at the end of the tunnel. There is a light at the end of tunnel. The poet uses different themes and techniques to develop his message and main points. For instance, for example, despair is the most prevalent theme in the Westland. Despair is the most prevalent theme in the Westland. यानी कि टी.एस. इलियट का मेन टारगेट है आपको निराशा से आशा की तरफ लेके जाना, निराशा से आशा की तरफ लेके जाना, यही वेस्टलैंड का मेन थीम है। इट इज बिकॉज ऑफ डिस्पेयर दैट द पोइट टेंड टू गॉड फॉर हेल्प। देखिए, जब भी हम कभी निराश हो जाते हैं तो हम किसकी तरफ दौड़ते हैं? भगवान की तरफ। जब हम निराश नहीं होते, जब हमारी जिंदगी में सिर्फ सुख होते हैं, हम भगवान को भूल जाते हैं, हम सिर्फ दुख में उसको याद करते हैं, तो टी.एस. इलियट गॉड की तरफ मुड़ जाते हैं। हाउएवर, बिकॉज ऑफ द हाई नंबर ऑफ इंटरप्रिटेशंस ऑफ द पोइम, इट इज विटल दैट रीडर्स फोकस मोर ऑन द इमोशनल वैल्यू ऑफ द वेस्टलैंड रादर देन इट्स थीम। कि ये जो पोइम है ये आपको ओम शांति है, ओम शांति है, ओम शांति है, यानी कि आपको आशा की तरफ लेके जा रही है। एक क्रिटिक्स हुए हैं डेविड मूडी। डेविड मूडी ने इस पोइम के बारे में क्या कहा? ही एडवोकेटेड दैट टी.एस. इलियट पोर्ट्रेड द बेसिक वैल्यूज ऑफ ऑप्टिमिज्म थ्रू आउट हिज पोइम। कि उसने पूरी की पूरी पोइम के अंदर सिर्फ और सिर्फ ऑप्टिमिज्म यानी कि आशावादी को ही दिखाया गया है। तो बहुत सारी क्रिटिक्स और भी हैं जिनको हम आने वाली वीडियो में डिस्कस करेंगे, मगर आपको एक छोटी सी बात मैं बताना भूल गया, चलिए उसको भी बता देता हूँ। नेक्स्ट, द पोइम बिकेम लेबल्ड एज वन ऑफ द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल वर्क ऑफ लिटरेचर इन द 20th सेंचुरी। यानी कि 20th सेंचुरी का एक सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे मेन वर्क माना गया है टी.एस. इलियट का, द वेस्टलैंड। इलियट फाउंडेड ए लिटरेरी जर्नल द सेम ईयर एंड ही पब्लिश्ड द वेस्टलैंड। टी.एस. Eliot uses the term wasteland to refer to a generation of people who have lost their ability to contribute towards the contribution of life। यानी कि जब वर्ल्ड वॉर फर्स्ट हुआ तो लोगों ने अपना कंट्रीब्यूशन देना बंद कर दिया, यानी कि वो खुद ही एक पजल्ड हो गई। तो जो इंसान खुद कंफ्यूज है वो दूसरे को कहाँ राह दिखा सकता है? तो इन्होंने कंट्रीब्यूशन को दिखाया गया कि लोगों ने कंट्रीब्यूशन देना छोड़ दिया, यानी कि लोगों ने जीवन में जिंदगी को जीना ही भूल गए। तो इन्होंने बताया टी.एस. Eliot founded a literary journal of the same year and published the Wasteland। He refers to a generation of people who have lost their ability to contribute towards the contribution of life। In other words, the term refers to a civilization that has become infertile।
जो वेस्ट लैंड है उसका मतलब क्या होता है? इनफर्टाइल हो जाना, लैंड का बंजर हो जाना, बैरन हो जाना। द पीपल हैव लॉस्ट देयर एबिलिटी टू कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स द लाइफ बिकॉज दे आर सफरिंग फ्रॉम स्पिरिचुअल एंड मेंटल वुंड्स। यानी कि लोग फिजिकली भी और मेंटली भी दोनों तरफ से क्या हो गए? जख्मी हो गए। तो उसी को इन्होंने इस वर्क के अंदर दिखाया गया है।